दोस्तों सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का एक ड्राइवर का पेपर अभी 14 जनवरी 2024 को करवाया गया था। और उस पेपर के अंदर 45 क्वेश्चन थे जो आपके ड्राइविंग वाले पोर्शन के थे। तो पहली शिफ्ट का पेपर हमने पहले ही सोल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट में मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, तो वहाँ से भी जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ड्राइवर के पेपर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन वो बनते हैं। इस सेशन में हम सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसको सोल्व करने वाले हैं। एक रिव्यू हम ले लेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैशबोर्ड के अंदर अगर आपको इस प्रकार की लाइट शो होती है तो उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक ऐसी लाइट है जो आपको वार्न कर रही है। अब यहाँ पे अगर हिंदी में देखें तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा, संकेत प्रकाश। यानी संकेत मतलब क्या है, वार्न करना यानी वार्निंग, और प्रकाश का मतलब क्या है, लाइट। अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। बाकी इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हिंदी में कई बार बीकॉन लाइट के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। वार्निंग लाइट को ही बीकॉन लाइट के नाम से भी जानते हैं। बाकी अगर और ऑप्शन देखते हैं तो एक डी ऑप्शन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा गया है हजार्ड वार्निंग सिग्नल या फिर हजार्ड वार्निंग लाइट किसको बोलते हैं, खतरे की चेतावनी का संकेत। अब देखिए, अगर मैं हजार्ड वार्निंग लाइट की बात करता हूं, ठीक है, हजार्ड वार्निंग लाइट, ये कौन सी लाइट होती है भाई। देखिए, जब भी आपकी गाड़ी के चारों इंडिकेटर, दो आगे के दो पीछे के, अगर एक साथ आप जला देते हैं तो वो लाइट जो है ना, या वो जो क्रिया है, वो हजार्ड वार्निंग लाइट कहलाती है। जैसे ये गाड़ी है आपकी, अब दो तो इंडिकेटर लेफ्ट साइड में मिलेंगे आपको और दो इंडिकेटर मिलेंगे आपको राइट साइड में। अब आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर एक ट्रायंगल शेप का एक स्विच होता है, जैसे आप उसको प्रेस करेंगे चारों के चारों इंडिकेटर एक साथ जलने शुरू हो जाते हैं। और जो वो वार्निंग कर रहा है ना, उसको हम हजार्ड वार्निंग लाइट बोल देते हैं। जब भी आप आपातकालीन स्थिति में रहते हैं, गाड़ी खराब हो गई, आप रोड की साइड में अगर गाड़ी को लगा करके और जो भी मिस्टेक या कोई खराबी गाड़ी में आई है उसको सुधारना चाहते हैं, तो आप हजार्ड वार्निंग लाइट को ऑन कर दें, ताकि जो और व्हीकल्स उस रोड पे जा रहे हैं उनको पता चल जाए कि भाई आगे गाड़ी है और कहीं ना कहीं उसको आपातकालीन स्थिति में वो गाड़ी है और कहीं ना कहीं खराबी उसके अंदर आई है, तो वो पहले से ही वार्न होकर के चलेगा, ठीक है। तो उसको हम हजार्ड वार्निंग सिग्नल या लाइट बोल देते हैं, ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि खींचने वाले वाहन और खींचे गए वाहनों के बीच की जो अधिकतम अनुमेय जो दूरी है ना, वो कितनी होती है। अनुमति जो वाली दूरी है ना, डिस्टेंस है, वो कितनी होती है। एक तो होता है टोविंग व्हीकल, ठीक है, एक होता है टोविंग व्हीकल और एक होता है टोव्ड व्हीकल। टोविंग व्हीकल वो होता है जिसके द्वारा व्हीकल खींचा जाता है, ठीक है, और टोव्ड व्हीकल वो होता है जो खींचा जा रहा है। इन दोनों के अंदर फर्क होता है। जैसे मान लो ये है आपकी टोविंग वैन, टोविंग वैन है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका काम है कि ये जो खराब हुआ व्हीकल है या जिसके अंदर मान लो फ्यूल खत्म हो गया है, रोड के ऊपर रुक गया है, खराबी आ गई है, उसको खींच करके लेकर के जाना है जहां पे उसको सुधारा जाएगा वहां पे। या फिर मान लो फ्यूल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप पे लेकर के जाएगा। तो जो टोविंग वैन है वो किस व्हीकल को खींच करके लेके जा रही है, इस टोव्ड व्हीकल को खींच करके लेके जा रही है, सिंपल। तो यहां पे जो व्हीकल है ना दूसरा जिसको खींचा जा रहा है, ठीक है, जिस व्हीकल को खींचा जा रहा है उस व्हीकल को और जो टोविंग वैन है उस व्हीकल के बीच की जो दूरी है ना, अधिकतम कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टोविंग वैन की मैक्सिमम जो स्पीड है ना, उससे भी क्वेश्चन बनता है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर सिंपली मेंशन किया गया है कि टोविंग वैन, जब भी कोई ऐसा व्हीकल है जो दूसरे किसी व्हीकल को खींच करके लेके जा रहा है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है ना, मैक्सिमम स्पीड वो कितनी होनी चाहिए। और एक आता है मैक्सिमम डिस्टेंस,
दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन तो इस एग्जाम में पूछा गया है और मैक्सिमम स्पीड का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर मैक्सिमम स्पीड पूछे तो आप बताएंगे 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, 1 सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड। हाँ, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम डिस्टेंस आपसे पूछे तो आप बताएंगे 5 मीटर। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी ये जो टोविंग वैन है और टोड व्हीकल है, उन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो मैक्सिमम 5 मीटर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर मेंशन की गई चीजें हैं। अगर इस टोविंग वैन की स्पीड पूछे, यानी जब वो किसी दूसरे व्हीकल को खींच करके लेके जा रहा है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड यानी स्पीड लिमिट बता रखी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे ज्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है। राइट, ध्यान रखना है क्वेश्चन दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो इस प्रकार का है, जो सेम टू सेम क्वेश्चन पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था। और इसमें पूछा गया है कि अगर मान लो आप ब्रेकडाउन से बचना चाहते हैं, मतलब गाड़ी बीच में ना रुके रोड पे चलते चलते, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, यानी ड्राइवर की या फिर मालिक की जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप प्रॉपर वे में एवरीडे अपने व्हीकल का जो क्या क्या जांच करें, क्या क्या निरीक्षण करें, ताकि कोई भी ब्रेकडाउन आपको देखने को ना मिले। तो अगर मैं पहली शिफ्ट में बात करता हूं तो उसमें एक कोई मतलब स्टेटमेंट है वो चेंज की गई थी, है ना। पहली जो स्टेटमेंट है शायद बिल्कुल वही थी जो पहली शिफ्ट में है कि इंजन ऑयल की जो सतर है ना, यानी लेवल है, उसकी जांच करनी है आपको। चेक द लेवल ऑफ इंजन ऑयल, ये चेक करना है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पे लिखा गया है कि विंड स्क्रीन, रियर व्यू मिरर और रियर विंडो ग्लास की सफाई की जांच करें। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी जब भी आप किसी भी ब्रेकडाउन से बचना चाहते हैं तो आप इन चीजों का खास करके ध्यान रखें। ठीक है, इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको प्रॉपर वे में इंजन ऑयल की भी जांच करनी है, उसका लेवल चेक करना है, साथ साथ में विंड स्क्रीन यानी जो सामने का शीशा है, या रियर व्यू मिरर या फिर रियर विंडो ग्लास, इन सभी की सफाई है उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके व्हीकल के लिए जब आप रोड पे लेकर के जा रहे हो सकता है इनकी वजह से अगर आप इनकी जांच नहीं करते हैं तो आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, आपका व्हीकल कहीं ना कहीं रुक जाएगा या फिर आपको कोई भी आपातकालीन स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो हाथ के इशारे दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि सभी वाहनों को बंद करने के लिए जो चेतावनी संकेत है वो दिया जा रहा है। ये जो ट्रैफिक पुलिसमैन है इसने अपने दोनों हाथ उठा रखे हैं देखो, और कहीं ना कहीं ये सभी प्रकार के जो वाहन है उनको बंद करने के लिए यानी स्टॉप करने के लिए सिग्नल है वो दिया जा रहा है। वार्निंग सिग्नल क्लोजिंग ऑल व्हीकल्स, जो भी जा रहे हैं उनको बंद करने के लिए यानी रोकने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो बन जाएगा। बाकी मैंने ट्रैफिक पुलिस के जो हैंड सिग्नल है उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप गूगल पे यानी यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं पुलिस यानी ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल DR एजुकेशन ऑफिशियल, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख लेना। बाकी प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोस हैं वो दे रखी हैं आपको ऑलरेडी। क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसके दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत तथा उचित प्राथमिक उपचार दिए जाने से जीवित रहने की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाती है तथा क्षति की गंभीरता कम हो जाती है। देखो मैंने आपको एक गोल्डन आवर के बारे में बताया था, स्वर्णिम घंटा। अब वो क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट की सिचुएशन पे है ना, जब भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है और उस सिचुएशन पे यानी जब किसी भी टाइम पे यानी मान लो 8:30 पे एक्सीडेंट हुआ है, तो उस टाइम पीरियड से लेकर के 9:30 जो 1 घंटा है ना, वो 1 घंटा उस बंदे के लिए यानी जिस भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए गोल्डन आवर कहलाता है, यानी स्वर्णिम घंटा कहलाता है। तो वही पूछा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम घंटा। स्वर्णिम घंटा के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत तथा उचित प्राथमिक उपचार दिए जाने से जीवित रहने की जो संभावना है वो कई गुना बढ़ जाती है तथा क्षति की गंभीरता कम हो जाती है। ठीक है, तो यानी यहां पे
फिल इन द ब्लैंक था, इसको आपको फिल करना था। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका स्वर्णिम घंटा यानी गोल्डन आर। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजन के स्नेहक का उद्देश्य है। स्नेहक मैंने लुब्रिकेशन के बारे में आपको बताया था। तो ये दो स्टेटमेंट दे रखी है आपको। अब इनमें से, और शायद फर्स्ट शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन था लुब्रिकेशन से जुड़ा हुआ। पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें लिखा गया है कि शीतलन प्रभाव जो है वो प्रदान करना, यानी टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। मैंने आपको बताया था भाई, हम लुब्रिकेशन कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं कि इंजन जो ज़्यादा गर्म ना हो, तो कहीं ना कहीं कूलिंग इफेक्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट है कि जितना संभव हो सके चलने वाले जो हिस्से हैं उनमें टूट फूट को कम करना, यानी जो मूविंग पार्ट्स हैं इंजन के अंदर, जो मूविंग पार्ट्स हैं या जहां भी हमारी गाड़ी के अंदर जो भी मूविंग पार्ट्स लगे हुए हैं उनके अंदर टूट फूट ना हो, उसको भी कम करने के लिए हम लुब्रिकेशन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका सी, जो राइट आंसर बनेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से टायर का जो वांछनीय गुण नहीं है वो आपको बताना है कि कौन सा काम नहीं करता है टायर। Which of the following is not the desirable property of a टायर। कौन सा एक टायर की प्रॉपर्टी के अंदर काउंट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सड़क पर चलते समय टायर को अधिकतम शोर पैदा करना चाहिए। ये कोई वांछनीय गुण थोड़ा ना है भाई, हमें किस वजह से चाहिए, हमें शोर चाहिए ही नहीं। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर ये आते हैं, आप पढ़ लेना, क्योंकि प्रॉपर्टीज से इन सभी क्वेश्चन से ही और सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। हो सकता है कोई आगे कोई पेपर आए उनमें से ऐसा पूछ ले कि इनमें से कौन सा एक वांछनीय गुण है, तो आप इन तीन में से एक देख लेना, वही ऑप्शन रहेगा। ठीक है। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी त्रिकोणीय सड़क चिन्ह किस रंग के होते हैं। इनमें से आपको बताना है जितने भी त्रिकोणीय मतलब ट्राइंगुलर जो शेप होते हैं ना ऐसे, वो किस रंग के होते हैं। तो भाई वो रेड कलर के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा नहीं सर, हमने तो जो वर्ताकार आकार के होते हैं ना मैंडेटरी रोड साइन, वो भी रेड कलर के देखे हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे रेड नहीं होते, सारे के सारे रेड नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंपल्सरी रोड साइन होते हैं ना, कंपल्सरी रोड साइन होते हैं, वो आपके ब्लू कलर के होते हैं। उसका बैकग्राउंड जो है ना वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। आपने देखा भी होगा, जिसको हम अनिवार्य सड़क चिन्ह बोल देते हैं। ठीक है, अनिवार्य सड़क चिन्ह बोल देते हैं उनको, और वो नीले कलर के होते हैं। इसलिए सारे के सारे जो वृत्ताकार हैं वो रेड कलर के नहीं होते हैं। लेकिन सारे के सारे जो त्रिभुजाकार जितने भी ट्रैफिक साइन हैं वो सारे के सारे रेड ही होते हैं, उनमें दूसरा कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपको जो दिखा रखी है ना स्प्रिंग टाइप में, तो दिए गए चित्र को में दर्शाए गए सस्पेंशन को पहचानिए। ये सस्पेंशन जो है ना उसका कौन सा पार्ट है। पीछे जो क्वेश्चन आया था सस्पेंशन से जुड़ा हुआ, उसमें लीफ स्प्रिंग पूछ रखा था, है ना, अगर आपने देखा हो तो। और इसके अंदर आपसे पूछ लिया गया ये स्प्रिंग जो है ना ये कौन सा पार्ट है सस्पेंशन का, तो इसको हम कोयल स्प्रिंग बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोयल स्प्रिंग। ठीक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि मोटर यान ड्राइविंग विनियम 2017 के अनुसार किसी वाहन को खालिस्तान नहीं रोका जाएगा। यहां पे पहली स्टेटमेंट दे रखी है, दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट है कि ऐसे स्थान पर जहां सड़क संकरी हो या फिर दृश्य बाधित हो। दूसरा है कि त्वरण या फिर मंदन लेन में, यानी जो एक्सेलरेशन और डिसएक्सेलरेशन लेन है ना उनके अंदर रोका नहीं जाएगा। तो आपसे पूछा गया है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन दोनों सिचुएशन के अंदर आपके जो व्हीकल हैं उनको नहीं रोका जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी श्रेणी, यानी इनमें से आपको जो दे रखी है ना श्रेणी, इनमें से कौन सी श्रेणी का अर्थ है कि एक मोटर यान या वाहन जिनका उपयोग यात्रियों तथा उनके सामान को ले जाने के लिए किया जाता है तथा इनमें ड्राइवर की सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें होती हैं तथा अधिकतम भार 5 टन से अधिक होता है। अब मैंने जितने भी आपको
आपके कोर्स के अंदर जितनी भी श्रेणियां बताई थी, जितनी भी कैटेगरीज बताई थी, अगर आपको पता हो तो मैंने व्हीकल्स की कैटेगरीज बताई थी, है ना, कि एम कैटेगरी क्या होती है, N1 क्या होती है, M3, M2, M1, है ना, N, ये सारी कैटेगरीज जो मैंने बता रखी हैं आपको, उनमें से ऐसी कैटेगरी कौन सी होती है जिसमें ड्राइवर सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें होती हैं तथा उसका अधिकतम भार 5 टन से अधिक होता है। तो वो जो श्रेणी है वो M3 कैटेगरी के अंदर आती है, M3 जो श्रेणी है उसके अंदर आता है ऐसा व्हीकल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए मोटर वाहन को पंजीकरण की तिथि से खालिस्तान की समाप्ति के बाद प्रदूषण नियंत्रण में के लिए पुनः प्रमाणित किया जाना चाहिए। सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका PUCC होता है ना, अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। अब पूछा क्या गया है कि ये जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होती है इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, यही तो पूछा है, वैलिडिटी आपसे पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि BS4 एंड BS6 इन व्हीकल्स से पहले जो भी व्हीकल्स आए हैं तो उनको जब हम नया लेते थे तो मिलती थी 1 साल तक की वैलिडिटी और उसके बाद होती थी 6 महीने की। लेकिन जैसे ही BS4 व्हीकल्स लॉन्च हुए उसके बाद से अभी तक जो व्हीकल्स आ रहे हैं, आप नया लेओगे तब भी आपको 1 साल तक की वैलिडिटी मिलेगी, उसके बाद अगर आप रिन्यू करवाओगे तो भी वो 1 साल तक के लिए वैलिडेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। यानी जब भी आपने रजिस्ट्री करवाई है अपने व्हीकल की, यानी रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उसके 1 साल तक की समाप्ति के बाद आपको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी सही है। हिट एंड रन मोटर दुर्घटना का अर्थ है कि मोटर वाहन या मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना जिसकी पहचान इस उद्देश्य के लिए उचित प्रयासों के बावजूद सुनिश्चित नहीं की जा सकती। दूसरा है कि बीमा की पॉलिसी में बीमा का प्रमाण पत्र शामिल है, यानी बीमा की जो पॉलिसी करवाओगे ना उसमें बीमा का जो प्रमाण पत्र है वो शामिल है। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप हिट एंड रन की केस की बात करते हो तो देखो हिट एंड रन का केस का मामला क्या है। हिट एंड रन का केस का मामला वो होता है जब मान लो कोई सामने वाला व्हीकल है, ठीक है, ये सामने वाला व्हीकल है, कोई दूसरा व्हीकल आ रहा है और इसको ठोक के चला गया, अब वो भाग गया, इसकी पहचान नहीं हो पाई, तो वो जो केस होता है वो हिट एंड रन का केस होता है। और पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूड सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। अगर आप कोई भी पॉलिसी लेंगे तो उसके अंदर इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट वैलिडेशन किया जाता है, उसके बिना आप क्लेम नहीं करवा सकते। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डिटेल से आपको सारी की सारी चीजें समझा रखी हैं, बता रखी हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका उपयोग वहां किया जाता है जहां दोनों दिशाओं में दृश्यता प्रतिबंधित होती है। यातायात के किसी भी प्रवाहको रेखाओं को पार करने की अनुमति नहीं है। अब देखो ये किस प्रकार का क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कि कहां कौन सी जगह है जिसका उपयोग वहां किया जाता है जहां दोनों दिशाओं में दृश्यता जो है वो प्रतिबंधित होती है। अब यहां पे कह रखा है डबल कंटिन्यूसली लाइन। यहां पे अगर मैं 2 कंटिन्यूसली लाइन लगा दूं, आप थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे, मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको इस प्रकार की स्टेटमेंट दे दी जाती है, बाकी दिक्कत नहीं आती इनमें, ठीक है। जैसे मान लो ये रोड है, अब इसके बीचों बीच ये रोड है इधर, यानी मैं इसको बोल सकता हूं लेफ्ट वाला रोड है और ये है राइट वाला। अब इसके दोनों बीच 2 कंटिन्यूसली मैंने लाइन खींच दी, ठीक है, 2 कंटिन्यूसली मैंने लाइन खींच दी। अब बताओ, मैंने जब लेन सेंस मैं आपको समझाने जा रहा था, जब आपको लेन सेंस के बारे में सारी की सारी जो वीडियो क्लासेस करवाई थी, तो उसके अंदर ये नहीं बताया जब भी बीच में कोई भी 2 लाइनें कंटिन्यूसली मिल जाएं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप इन लाइनों को क्रॉस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन है वो बिल्कुल डिवाइडर की तरह काम करेंगी। वो किसकी तरह काम करेंगे, एक डिवाइडर की तरह काम करेंगी। और वहीं यहाँ पे पूछा, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसका उपयोग वहां किया जाता है।
अब यहां पे मैं इस फिल इन द ब्लैंक को फिल कर देता हूं। दोहरी नियंत्रण रेखाओं का उपयोग वहां किया जाता है जहां दोनों दिशाओं में दृश्यता प्रतिबंधित है। यातायात के किसी भी प्रवाह को रेखाओं को पार करने की अनुमति नहीं है। मैंने आपको बताया, चाहे वो इस साइड में व्हीकल आ रहा हो, इस साइड में व्हीकल जा रहे हो, यहां पे इस साइड में नहीं आ सकता और यहां से इस साइड में नहीं आ सकता, क्योंकि हो सकता है वहां पे कहीं ना कहीं दोनों दिशाओं में सामने की जो दृश्यता है ना, यानी विजिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित है, देखी नहीं जा सकती प्रॉपर वे में। वहां पे आपको जनरली इस प्रकार की दो कंटिन्यूसली लाइन है वो मिलती हैं, ताकि एक्सीडेंट ना हो, चांसेस कम हो एक्सीडेंट होने के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क चिन्ह तथा संकेत सम्मेलन वियना में खालिस्तान को आयोजित किया गया था। यहां पे खालिस्तान कर लेना है ना। और इस प्रकार का क्वेश्चन पहला जो पेपर था ना, पहली शिफ्ट का, उसमें पूछा गया था, उसमें जगह पूछ ली और इसमें आपसे पूछ ली डेट। तो 8 नवंबर 1968 को सड़क चिन्ह तथा संकेत सम्मेलन वियना में हुआ था। ठीक है, तो उसमें यह पूछ लिया था पहली शिफ्ट में कि 8 नवंबर 1968 को कहां पे यह सम्मेलन किया गया था, तो वियना में। अब इसमें पूछ लिया कब करवाया गया था, तो 8 नवंबर 1968 को। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सड़क चिन्ह के प्रभावी होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। सड़क चिन्ह के प्रभावी होने के लिए पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है वो उसमें है कि स्पष्ट व साधारण अर्थ प्रदर्शित करे और ध्यान आकर्षित करे। भाई अगर मान लो रोड के ऊपर ट्रैफिक साइन लगा रहे हैं तो वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए और साधारण अर्थ प्रदर्शित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ उलझा पुलझा के दे दे जो हमें समझ में ना आए, तो उसका मतलब क्या है। दूसरी बात यह कि इस जगह लगा, मतलब ऐसी जगह वो लगा होना चाहिए जिससे हम उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर सकें। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल इजी है, लेकिन स्टेटमेंट दे दी उस वजह से आप कह रहे थे सर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया। लेकिन देखो मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बनाया है, नहीं बिल्कुल इजी सा है। लेकिन क्या होता है जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं तो उस टाइम पे आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं उस प्रेशर को साइड बाय साइड रख करके आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा दबाव ना बने, है ना, हाथ पैर ना फूलें कि पता नहीं कैसा पेपर दे दिया। बिल्कुल इजी मोड में, जैसे आप घर पे आकर के बाद में पेपर पढ़ते हैं उस तरीके से फील किया करो उस पेपर को। क्वेश्चन है कि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यानी आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उसके लिए पूछा गया है। अब देखिए वाणिज्यिक लाइसेंस की स्थिति में फॉर्म नंबर 5 यानी कमर्शियल लाइसेंस लेते हैं तो उसके लिए फॉर्म नंबर 5, और पीयूसी यानी प्रदूषण नियंत्रण में जो प्रमाण पत्र होता है ना वो उसकी जरूरत पड़ती है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको पीयूसी की जरूरत पड़ती है? आपको ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम पे पीयूसी की जरूरत पड़ती नहीं है ना। पीयूसी होता है गाड़ियों के लिए, हमारे सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है। जो आपका लाइसेंस है उसकी सर्टिफिकेट से कोई मतलब ही नहीं है पीयूसी का। इसको तो गाड़ी की आरसी से मतलब है। या फिर अगर मान लो आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आप देखेंगे अगर आज के दिन आप इंश्योरेंस करवाएंगे तो इंश्योरेंस तभी होगा तब उसका एक वैलिड पीयूसी होगा, अदरवाइज कंपनी करती नहीं है जो इंश्योरेंस है वो। या फिर आप फेक डिटेल भर करके कर सकते हो, लेकिन पीयूसी की डिटेल भरनी पड़ेगी जरूर। बिना पीयूसी के इंश्योरेंस आगे प्रोसीड नहीं करता है। लेकिन वो तो गाड़ी के लिए है ना इंश्योरेंस वगैरह तो। लेकिन ये बात हो रही है स्थानीय ड्राइविंग लाइसेंस की, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की। तो वाणिज्यिक जो लाइसेंस है ना उसकी स्थिति में फॉर्म नंबर 5 की जरूरत पड़ती है। तो ये सही है, क्योंकि हम परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो वाणिज्यिक यानी कमर्शियल व्हीकल के लिए तो बनवाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है कि सड़क चिन्ह सामान्यतः आने वाले यातायात की यात्रा की रेखा पर खालिस्तान पर लगाए जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आईआरसी से उठाए हुए हैं, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। जो इंडियन रोड कांग्रेस है ना, पूरी की पूरी आपकी आप कह सकते हैं पूरी की पूरी डिटेल्स हैं जो आपकी ट्रैफिक साइन वाली, उसमें से क्वेश्चन निकाला हुआ है। बहुत डीप क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ आपको रटने पड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका समकोण, यानी राइट एंगल्स पे समकोण पर बनता है। सड़क चिन्ह सामान्यतः आने वाले यातायात की यात्रा की रेखा पर समकोण पर लगाए जाते हैं। यानी अगर मान लो आप इस रोड पे जा रहे हैं
तो कहीं ना कहीं समकोण पे दिखेंगे आपको इस तरीके से जो लगे हुए हैं वो ट्रैफिक साइन। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी आपको टेढ़े मिले हैं इस तरीके से लगे हुए? नहीं मिले हैं। मतलब 45 डिग्री या फिर 15 डिग्री, जैसे कि हम ऐसे बोलते हैं ना 15 डिग्री कितना, इतना इतना झुका मिलेगा नहीं, 0 डिग्री पे भी नहीं मिलेगा, ऐसे कति लेटा हुआ है तो फिर आपको दिखेगा ही नहीं ट्रैफिक साइन। तो इसलिए समकोण पर होते हैं। ये IRC से उठाए क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रख लेना, रट लेना बस सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार खालिस्तान का अर्थ एक मोटर वाहन है जिसमें एक अर्ध ट्रेलर जुड़ा होता है। मैंने आपको बताया था आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स क्या होता है, जिस व्हीकल से एक अर्ध ट्रेलर जुड़ा होता है ना। सेमी ट्रेलर जिससे अटैच होता है उसको हम संदिग्ध वाहन या फिर आर्टिकुलेटेड व्हीकल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अडेप्टेड व्हीकल्स किसको बोलते हैं? इनवैलिड व्हीकल्स को बोलते हैं, ठीक है, इनवैलिड व्हीकल्स को बोलते हैं। जैसे मान लो आपने देखी भी होगी कोई फिजिकली डिसेबल होता है तो वो क्या करता है, मान लो स्कूटर लिया उसने, अब स्कूटर के 2 टायर होते हैं लेकिन वो क्या करेगा, 2 टायर पिछले वाले टायर में और अटैच करवा लेता है जिससे वो आसानी से गाड़ी चला सके। तो इस प्रकार के जो व्हीकल होते हैं ना फिर वो इनवैलिड कैरेज के अंदर आते हैं, इनवैलिड व्हीकल्स या फिर उनको अडेप्टेड व्हीकल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो अडेप्टेड व्हीकल्स नहीं करना है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। जो आपसे पूछा गया है कि अर्ध ट्रेलर जुड़ा होता है वो होते हैं आर्टिकुलेटेड व्हीकल यानी संदिग्ध वाहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इस बंदे ने, इस ड्राइवर ने अपना हाथ उठा रखा है और देखो गाड़ी के जो इंडिकेटर है वो जल रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं गाड़ी को रोकने का इरादा रख रहा है ना। तो रोकने के इरादे का संकेत है वो दे रहा है, यानी अपने व्हीकल को रोकना चाहता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। मैंने ड्राइवर के जो हैंड सिग्नल है उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, बाकी आपके पेड कोर्स के अंदर मैंने सारी चीजें डिटेल से बताई हुई हैं, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी इस पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सड़क चिन्ह सामान्यतः पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है जहां सड़क पर धूल मिट्टियां बजरी गिरती रहती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, उसमें शायद आपको डाउट हो सकता है, पीछे एक पर मेरे को ध्यान आ गया। हाँ, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, कई कैंडिडेट्स ये मेरे पास क्वेश्चन भेज रहे थे, सर इसमें जो फॉर्म नंबर 5 है वो क्यों आएगा। देखिए, मान लो आप कमर्शियल व्हीकल जो है उसके लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं, अब उसमें फॉर्म नंबर 5 की जब जरूरत पड़ती है, मान लो आप एक देखते हैं एक चीज कि जैसे आपने लाइट व्हीकल्स के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता है, 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कमर्शियल व्हीकल या फिर HMV व्हीकल्स के लिए लाइसेंस बनवा पाते हो। तो अगर आपको 1 साल इंतजार नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी रजिस्टर्ड ड्राइविंग स्कूल से अपना एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे गाड़ी चलाई हुई है। उसके बाद आपका कमर्शियल व्हीकल का जो लाइसेंस है वो बन सकता है। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है, तो बिल्कुल फॉर्म नंबर 5 की जरूरत पड़ती है ना कमर्शियल लाइसेंस के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, है ना। काफी कैंडिडेट्स को इस प्रकार का डाउट हो जाता है, नहीं सर फॉर्म नंबर 2 की जरूरत पड़ती है आजकल तो फॉर्म नंबर 5 की जरूरत पड़ती नहीं है, हम लाइसेंस बनवाते हैं। लेकिन वो थोड़े से अलग सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से इसका राइट आंसर बनेगा पहली जो स्टेटमेंट थी वो। इस क्वेश्चन में राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इनमें से पूछा गया है कि धूल मिट्टियां बजरी गिरती रहती हैं, तो ऐसा क्वेश्चन देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे साइड से कोई बजरी या कुछ कंकड़ पत्थर हैं वो पड़े हुए हैं रोड के ऊपर, तो वहां पे आपकी गाड़ी है वो मतलब नुकसान में पड़ सकती है, टायर है वो फट सकते हैं, उसकी वजह से गाड़ी में नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको वार्न करने के लिए इस प्रकार के जो साइन है वो दिए हुए हैं। ये आपको पता ही होगा ये किसका है, ये शंकरा पुल का है, ये पैदल पथ यात्रियों के लिए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए है, और ये मतलब चिकनाई वाली सड़क है यहाँ पे उसके लिए है, ठीक है। बाकी ये तो थाई बजरी के लिए, ये मैंने आपको डिटेल से समझा रखे हैं सारे के सारे ट्रैफिक साइन, आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार वायु शीतलन सिस्टम के संदर्भ में शीत वायु में फैलने वाली उष्मा की मात्रा खालिस्तान पर निर्भर करती है। देखो यहां पे आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कार एयर कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है। द अमाउंट ऑफ हीट
डिसिपेटेड टू द कूलिंग एयर डिपेंड्स अपॉन, पंख सतहों पर कुल क्षेत्रफल, जो फिन सरफेस है ना, फिन सरफेस, उसका टोटल एरिया, एंड शीत वायु का वेग तथा मात्रा, द वेलोसिटी एंड अमाउंट ऑफ कूलिंग एयर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग हम किसके अंदर करते हैं, हम बाइक्स के अंदर करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हम टू व्हीलर्स के अंदर करते हैं। इसमें मेनली हम बाइक के अंदर ही करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम वाटर कूलिंग सिस्टम यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम, हम इंजन के ऊपर ही फिन्स बना देते हैं, जिससे जो उससे टकराने वाली जो एयर है ना, वो उसकी जो वेलोसिटी है या अमाउंट है, वो उसको क्या कर देता है, उसको गर्म होने से बचाता है। नहीं तो हम बाइक के अंदर वाटर कूलिंग सिस्टम ही प्रयोग में लाते। अगर ये आइडिया नहीं आता, जो इंजीनियर्स हैं वो ऐसा कूलिंग सिस्टम नहीं बनाते, तो है ना। तो इंजन को गर्म होने से बचाता कौन है, एयर कूलिंग सिस्टम। किसकी बात कर रहा हूं मैं, टू व्हीलर या बाइक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि गाड़ियों के अंदर तो वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, उसमें रेडिएटर लगा होता है, जितना भी पानी गर्म आता है इंजन से, वाटर जैकेट से, वो सारा का सारा दोबारा से ठंडा कर देता है रेडिएटर। लेकिन इसके अंदर फिन्स होता है, यानी एयर ही क्या करती है, उस गर्म इंजन को ठंडा करने का काम करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में खालिस्तान सभी एक सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अर्थात एक ताप इकाई एक वाल्व को संचालित करती है। ये आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इन व्हीकल्स ऑल द यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, वर्क ऑन वन प्रिंसिपल, दैट मीन हीट यूनिट ऑपरेट्स ए वाल्व। देखो, हीट यूनिट ऑपरेट ए वाल्व, और ये क्या होता है, थर्मोस्टेट वाल्व। मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने रेडिएटर वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है ना, ठीक है, आपने कूलिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है, एक ऐसा वाल्व, जैसे मान लो जिस टाइम पे इंजन को ठंडे पानी को गर्म पानी को ठंडे करने की जरूरत नहीं है रेडिएटर की। तो देखो, थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल सिंपल। ये इंजन है और इंजन के बाहर ये मान लो ये वाटर जैकेट है, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, हालांकि ऐसे होता नहीं है, मैंने आपको डायग्राम बना करके समझाया हुआ है। और यहां पे मान लो एक ऐसा वाल्व लगा हुआ है इस जगह, जिसको हम बोल सकते हैं थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मो से ही वर्ड आ रहा है टेम्परेचर, थर्मो टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम थर्मोमीटर बोलते हैं ना, वो भी टेम्परेचर से जुड़ा होता है। तो जहां पे थर्मो वर्ड आ जाए ना, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाना कि वो टेम्परेचर, यानी कहीं ना कहीं आपके उससे क्या बोलते हैं, हीट से, कूलिंग से, इससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट है वो। अब देखो, ये इंजन है, इंजन के बाहर ये पूरा का पूरा पानी जो है, इसको हम बोल सकते हैं वाटर जैकेट। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, बाकी ऐसा होता नहीं है। वाटर जैकेट, ये वाटर जैकेट है, ये इंजन है अंदर। अब मान लो ये इंजन है, गर्मी प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर जैकेट के अंदर क्या घूम रहा है, जो हमारा कूलेंट है, वो कूलेंट मान सकते हैं कि पानी है, ये पानी है हमारा कूलेंट। अब ये पानी इसके अंदर घूम रहा है, ठीक है, इंजन की जितनी भी गर्मी है उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। और फिर दोबारा से क्या करता है वो, भाई यहां इस स्टेट वाल्व से होते हुए और यहां अपर टैंक में चला जाता है। यहां पे हमारा रेडिएटर लगा होता है, ऐसे ये रेडिएटर है, इसके अपर टैंक में वो पानी चला जाता है। यहां पे लगा होता है क्या, पंखा, फैन। अब ये जो गर्म पानी है ये यहां से आता जाता है और ये पंखा इसको कूल करता जाता है। यहां पे हमारा ठंडा पानी होता है, ये होता है ठंडा पानी, ये होता है गर्म पानी। ऐसे तो होता है पूरा, मैंने इस तरीके से समझाया था आपको। बात क्या पूछी है इस क्वेश्चन का, इससे मतलब क्या है जो मैंने इतनी राम कहानी आपको समझाई है। देखो, थर्मोस्टेट वाल्व मैंने आपको बताया कि अपर टैंक में पानी जहां से जा रहा है ना, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, थर्मोस्टेट वाल्व। अब ये थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है, थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है, जैसे मान लो सर्दियों में आपने गाड़ी स्टार्ट करी और उस टाइम पे इंजन के वाटर जैकेट में पानी ऑलरेडी ठंडा है, अब वो गर्म हुआ ही नहीं है। तो जब तक वो गर्म नहीं हो जाता ना, तब तक ये थर्मोस्टेट वाल्व ओपन नहीं होता। ये इसी मतलब आप कह सकते हैं प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब तक इस वाटर जैकेट के अंदर पानी गर्म नहीं होगा, जब तक ये ओपन ही नहीं होता है। पानी गर्म हो जाएगा, फिर ये ओपन होगा और पूरा का पूरा गर्म पानी
हमारे रेडिएटर के अपर टैंक में चला जाता है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है? थर्मोस्टेट वाल्व का होता है कि वो टेम्परेचर को पहचाने, पानी के टेम्परेचर को, यानी कूलेंट जो है उसके टेम्परेचर को पहचाने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। यानी अगर आप यहां पे फिट करो ना तो करके देखो, वाहनों में ऊष्मातापी सभी एक सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अर्थात एक ताप इकाई एक वाल्व को संचालित करती हैं। अगर इंग्लिश में बताना चाहूं, इन व्हीकल्स ऑल द थर्मोस्टेट वर्क्स ऑन वन प्रिंसिपल, दैट मीन हीट यूनिट ऑपरेट ए वाल्व। यानी हीट की जो यूनिट थे ना, यानी इस पानी के जो टेम्परेचर की यूनिट थी वो किसने डिसाइड करी है? वो इस वाल्व ने डिसाइड करी है कि अगर ठंडा है तो वहीं पे घूमने दो, क्या दिक्कत है, यहां से घूमता रहेगा इंजन के बाहर बाहर वाटर जैकेट के अंदर। लेकिन पानी गर्म हो गया तो ये वाल्व ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गर्म पानी यहां अपर टैंक में आ जाता है। रेडिएटर इसको ठंडा करके और नीचे लोअर टैंक में भेज देता है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आपको कंसेप्ट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है कि ईंधन आपूर्ति घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सबसे पहले यहां पे पूछा गया है, मतलब बताया गया पहली स्टेटमेंट पे कि ईंधन रेखा ईंधन टैंक से कार्बोरेटर या MPFI यानी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन में उपयोग की जाने वाली सामान्य रेल प्रणाली तक ईंधन ले जाता है। पहली स्टेटमेंट हो गई सही। दूसरी है कि ईंधन टैंक धातु की सीट या प्लास्टिक से बने होते हैं, दूसरी स्टेटमेंट है। पहले तो ये देख लो क्वेश्चन में पूछा क्या है, बाकी यहां पे एक वर्ड आया है कार्बोरेटर या MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। जहां पे भी MPF आ गया ना, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, अब ये इंजेक्शन या इंजेक्टर वर्ड यूज किसके अंदर हो रहा था? डीजल इंजन के अंदर यूज हो रहा था। ये पेट्रोल इंजन के अंदर तो दिखता ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर प्रणाली दूसरी होती है। ठीक है, यानी इंजेक्टर या इंजेक्शन कहां पे यूज होता है? डीजल इंजन के अंदर। तो यहां पे कहीं ना कहीं डीजल इंजन की बात हो रही है। तो ईंधन आपूर्ति घटकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो आपसे पूछा गया है। तो यहां पे मैं आपको समझाऊंगा दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में। पहली स्टेटमेंट तो मैं आपको समझाऊंगा, दूसरी आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट में ईंधन टैंक धातु की सीट या प्लास्टिक से बना होता है। ईंधन टैंक यानी फ्यूल टैंक, वो किसका बना होता है? या तो मेटल सीट का या फिर प्लास्टिक का। तो ये सही है स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट आपको समझा देता हूं। आपका एक बहुत बड़ा टैंक है, थोड़ा सा टैंक में अच्छा सा बना लेता हूं। ये आपका टैंक है और ये टैंक गाड़ी के अंदर नहीं है, ये है आपकी घर के अंदर पानी का टैंक। ठीक है, और ये अंडरग्राउंड टैंक नहीं है, ये आपने ऊपर टैंकी बनाई हुई है। अब इसके अंदर देखो भाई, हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो एक टंकी होती थी कॉमन, और उस टंकी के बाहर एक पाइप लगा होता था और उसमें बहुत सारी ठुटियां लगी होती थी ऐसे, और हम सभी जाते थे बारी बारी से वो पानी पी लेते थे। जहां पे आप देखते भी हैं आज के दिन एनजीओ वगैरह या रेलवे स्टेशन पे कहीं पे भी आजकल तो वाटर कूलर देखने लग गए पानी के अब, लेकिन पहले कॉमन एक टंकी बना देते थे, उसमें बहुत सारी ठुटियां लगा देते थे। अब बारी बारी से या एक साथ बहुत सारे बंदे वहां पे पानी पी लेते थे। अब देखिए ये जो MPFI है ना, वो इसी तरीके से काम करता है। जो MPFI है ना वो कुछ इसी तरीके से ही काम करता है। ये क्या होता है? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। यानी मान लो गाड़ी के अंदर सिलेंडर ज्यादा है, अब जो फ्यूल आ रहा है ना फ्यूल टैंक से, तो पूरा का पूरा एक तरीके से ये MPFI बनाया होता है। जो यहां पे मैं एक बता रहा था ना पाइप से लगा होता है, वो पाइप होता है ये, जिसके साथ में अलग अलग इंजेक्टर्स जुड़े रहते हैं। जिस भी सिलेंडर में डीजल की जरूरत है वहां पे वो क्या कर देगा? डीजल को इंजेक्ट कर देगा। यानी जैसे यहां पे हम पानी पी रहे थे अलग अलग ठुटियों के अंदर, उसी तरीके से क्या कर देते हैं, ये पाइप से फ्यूल है वो जो हमारा कंबशन चैम्बर है वहां तक पहुंचता रहता है। इंजेक्ट करवाने का काम किसका होता है? इन्हीं का ही होता है। इंजेक्टर का इंजेक्ट करवाने का काम होता है, लेकिन वो फ्यूल कहां से आएगा? वो MPFI से आएगा, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन से आएगा। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखना आप, इतनी बात आ गई समझ में आपको। अब इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉमन रेल सिस्टम। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉमन रेल सिस्टम, ये ध्यान रखना। और कॉमन रेल सिस्टम है ना, हम किसको बोलते हैं? MPFI को। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हम
स्कूल में या फिर रेलवे स्टेशन पे कॉमन टैंकी देखते थे ना, जिसमें यहाँ पे एक रेल बनी होती थी, रेल यानी ये जो पाइप बना होता जिसमें मतलब कुछ ऐसी मल्टीपल ठुठियां लगी होती थी। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये मल्टी पॉइंट्स लगे होते हैं जिनसे फ्यूल इंजेक्ट होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अपनी अपनी जगह। चलिए, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार वातानुकूलन सिस्टम यानी जो एसी सिस्टम ना, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उसके संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब यहां पे ये जल्दबाजी में अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर ही आप गलत कर देंगे, तो इसलिए आपको पढ़ना है कि यहां पे पूछा क्या गया है, सही स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट है कि कंप्रेसर एक इकाई है जो इंजन द्वारा संचालित नहीं होती है। दूसरी स्टेटमेंट है कि कंप्रेसर हमेशा एक क्लच के साथ जुड़ा होता है, कंप्रेसर हमेशा एक क्लच के साथ में जुड़ा होता है। अब यहां पे चूज करो कि भाई एयर कूलिंग सिस्टम, सॉरी एयर कूलिंग नहीं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एसी सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये एसी सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बताओ, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। कंप्रेसर एक इकाई है जो इंजन द्वारा संचालित नहीं होती है। कंप्रेसर भाई इंजन से ही संचालित किया जाता है, ऐसा नहीं है कि संचालित नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और जो आपकी स्टेटमेंट सेकंड है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। कंप्रेसर हमेशा क्लच के साथ में जुड़ा होता है, और क्लच वही फ्लाई व्हील, भाई पावर कहां से मिलेगी, भाई इंजन घूम रहा है तो फ्लाई व्हील से ही तो सारे के सारे काम शुरू होते हैं फिर, यानी पावर कहीं ना कहीं वहीं से ही मिलती है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी आंसर इसका फर्स्ट बनेगा क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि टेलीस्कोपिक फोर्क अवशोषक सस्पेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपसे पूछा गया है। टेलीस्कोपिक फोर्क अवशोषक, ये कहीं ना कहीं सस्पेंशन से जुड़ा हुआ सिस्टम है। तो देखिए यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है कि टेलीस्कोपिक फोर्क मोटरसाइकिल फ्रंट सस्पेंशन का एक रूप है जिसका उपयोग इतना सामान्य है कि यह लगभग सार्वभौमिक है, यानी मोटरसाइकिल में ही आपको देखने को मिलता है। टेलीस्कोपिक जो फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम है वो आपने देखा भी होगा, सोकर आगे जाते ना, और वो बिल्कुल एकदम मतलब देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सस्पेंशन जो है यानी शॉक एब्जॉर्बर है, ये अलग अलग तरीके से होते हैं, 3-4 टाइप होते हैं इसके, शायद 3 या 5 टाइप का होता है, एग्जैक्ट मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें से एक टेलीस्कोपिक फोर्क होता है, और वो कॉमन फोर्क जो होता है उसके मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कुछ अंदर के जो मटेरियल हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बाकी आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको बिल्कुल स्टेटमेंट है वो ध्यान रखनी है। पहली स्टेटमेंट में पूछ रखा है टेलीस्कोपिक फोर्क मोटरसाइकिल फ्रंट सस्पेंशन का एक रूप है, तो हमेशा जो ये फोर्क सस्पेंशन होते हैं ना वो सारे के सारे फ्रंट जो सस्पेंशन होता है उसके अंदर ही यूज होता है, बैक में कोई काम में नहीं आते हैं। ये टेलीस्कोपिक फोर्क है वो फ्रंट एक्सल के अंदर ही यूज होता है। ठीक है, तो जो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी क्या है, टेलीस्कोपिक फोर्क ट्यूब तथा, ठीक है, ट्यूब तथा जो स्लाइडर्स हैं उनका उपयोग करता है जिसमें स्प्रिंग तथा डैम्पर्स होते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज और ध्यान रख लेना, टेलीस्कोपिक फोर्क के अंदर ट्यूब और स्लाइडर्स है उनका उपयोग किया जाता है जिसमें स्प्रिंग और डैम्पर्स होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इस क्वेश्चन को बना दिया, हालांकि इनको थोड़ा सा क्या है ना कि कंपटीशन हाई करना है, इस वजह से इस प्रकार के क्वेश्चन डाल दिए। बाकी ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल मैकेनिकल इंजीनियर वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बाइक का हमसे क्या मतलब बताओ, खुद सोचने वाले ड्राइवर के लिए बाइक के सस्पेंशन सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। तो इस प्रकार के डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनमें आप हमेशा उलझोगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ड्राइवर के लिए वैलिडेट नहीं होते हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वाहन में ट्रांसमिशन सिस्टम खालिस्तान से बना होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम में मैंने आपको बताया था भाई, इंजन से जो पावर ट्रांसमिट हो रही है हमारे गाड़ी के व्हील्स तक, उसके बीच में कौन कौन से सिस्टम या कौन कौन से पार्ट्स यूज हुए हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो भाई क्लच भी होती है यूज, गियर बॉक्स भी, और जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो भी, तीनों सस्पेंशन सिस्टम के पार्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर वो बन जाएगा।
कई बार ये ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से आप बताओ कि कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो आप आराम से देख करके बता पाएंगे अगर आपको ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में अच्छे से पता है तो। इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने सारथी सॉफ्टवेयर, एक तो वाहन था जो पिछले पहले शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, अब इस शिफ्ट के अंदर पूछ लिया सारथी। वाहन व्हीकल से जुड़ा हुआ है, सारथी आपके किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मोर्थ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, आप एम परिवहन को ओपन करना, ठीक है, एम परिवहन जो वेबसाइट उसको ओपन करना, वहां पे आपको दो ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, एक तो वाहन के नाम से अलग से पोर्टल मिलेगा और एक आपको सारथी के नाम से। ये दो अलग अलग पोर्टल हैं। वाहन है यानी व्हीकल से जुड़ा हुआ है तो यानी आरसी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सारथी आपके साथ में जोड़ो, सारथी यानी जो चलाने वाला है। आप मान सकते हैं कि ड्राइवर, तो ड्राइवर तभी गाड़ी चला सकते जब उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो ये जुड़ा हुआ है डीएल से। सारथी हम किसको बोलते हैं, ड्राइवर को ना, मतलब अपने दिमाग में बिठा लेना ये चीज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मोटर यान अधिनियम 1988 की किस धारा का शीर्षक ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है, यानी कौन से ऐसे सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि नेसेसिटी है एक ड्राइविंग लाइसेंस को रखना अगर आप पब्लिक प्लेस में गाड़ी चला रहे हैं तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। धारा 3 के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, नेसेसिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सड़क चिन्ह का उद्देश्य है, इनमें से आपसे पूछा गया है। सड़क सुरक्षा तथा दक्षता को बढ़ावा देना, सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को व्यवस्थित आवागमन यानी वो आराम से ऑर्डरली मूवमेंट कर सकें, रोड के यूजर्स हैं वो, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो बन जाएगा। नेक्स्ट है कि चेतावनी के संदर्भ में या संबंधित यातायात चिन्ह का आकार किस प्रकार का होता है। भाई चेतावनी देनी है तो यातायात जो चिन्ह है वो किस प्रकार का होगा, ट्रायंगल के अंदर बताया हुआ है, तो आप देख लो ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय, इसका राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा और भी बता देता हूं, गोलाकार यानी सर्कुलर कौन होते हैं, जो आपके मैंडेटरी रोड साइन होते हैं। मैंडेटरी मीन्स क्या होता है, जो आपके आदेशात्मक हैं, जो आदेश देते हैं हमें, और अगर आप इनका उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर चालान होता है। ठीक है, आपके ऊपर जुर्माना लगता है। ठीक है, और आयताकार कौन से होते हैं, आयताकार होते हैं आपके इन्फॉर्मेटरी। ठीक है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, सूचनात्मक। ठीक, ये ध्यान रखने का। और त्रिकोणीय मैंने आपको बता दिया है, 3 प्रकार की आपके ट्रैफिक साइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे चलना अनिवार्य है यानी कंपल्सरी अहेड, तो रोड साइन इनमें से, रोड साइन जो है वो आपको बताना है इनमें से कौन सा है कंपल्सरी एड का। देखो कंपल्सरी वर्ड आते मैंने आपको बताया था, बैकग्राउंड हमेशा ध्यान रखना, बैकग्राउंड हमेशा ब्लू कलर का होगा। इसी वजह से मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था पीछे कि अगर मान लो पूछा गया है कि रेड कलर के साइन कौन से होते हैं तो हमेशा ट्राइंगल बताओगे, क्योंकि सर्कुलर जो होते हैं ना गोलाकार वो ब्लू भी होते हैं, इसलिए सारे के सारे रेड कलर के नहीं हो सकते। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना आपको कंपलसरी है। ठीक है, बी ऑप्शन जो दे रखा है इसका मतलब क्या है, नो स्टॉपिंग एंड स्टैंडिंग, नो स्टॉपिंग एंड नो स्टैंडिंग, ना ही वहां पे गाड़ी रोक सकते हैं ना ही खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है वो है गिव वे का, ये है आपका मैंडेटरी रोड साइन लेकिन एक्सेप्शनल केस है, और ये आपका स्टॉप है, और ये भी एक मैंडेटरी रोड साइन है लेकिन ये एक्सेप्शनल है क्योंकि ये गोलाकार नहीं होते। 2 एक्सेप्शनल केस होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है, दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट है कि 50 सीसी इंजन क्षमता तक के वाहनों को चलाने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, तो जो आवेदक है, ठीक है, तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए तभी उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है, तो 16 साल मिनिमम होनी चाहिए अगर 50 सीसी इंजन की क्षमता से कम का जो व्हीकल है वो चलाना चाहे तो। ठीक है, बाकी मैंने आपको फैक्टर्स बता ही रखे हैं। 50 सीसी से ज़्यादा और मोटरसाइकिल विद गियर अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, यानी 50 सीसी से जैसे ही ज़्यादा हुआ उसके लिए मिनिमम एज 18 साल आ जाएगी, और अगर मान लो आप हैवी व्हीकल चलाना चाहते हैं उसके लिए मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 20 साल।
तभी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए एलिजिबल माने जाते हो। 50 सीसी से कम के व्हीकल्स है तो उनके लिए 16 साल मिनिमम होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप बनवाओगे ड्राइविंग लाइसेंस तो उसके ऊपर माता पिता यानी अभिभावक की सहमति होनी जरूरी होती है, तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। साइन आपके माँ बाप के होंगे, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है। जैसे 18 साल का होता है फिर माँ बाप का रोल खत्म हो जाता है, फिर आप खुद ही एलिजिबल होते हैं और HMV के लिए भी खुद एलिजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट है मोटर यान अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन दुर्घटना निधि का ऑडिट खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। भाई ऑडिट मतलब जहां से पैसे निकल रहे हैं, तो ये कहां से होगा? ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है भाई, क्लेम व्लेम जो पैसे जा रहे हैं ना वो कहां से जाएंगे? कोई भी दुर्घटना निधि बनाई गई है, निधि यानी जहां पे पैसा डाला जा रहा है और उसकी ऑडिट की जा रही है, तो सारा का सारा काम किसका होगा? ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ये बताना कि अभी प्रेजेंट में हमारे कैग कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी फिलहाल में कौन है। 2024 की बात कर रहा हूं, फरवरी 2024 की बात कर रहा हूं। हो सकता है आप बाद में देखें, अगर बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उस महीने के हिसाब से आप बताएं कि प्रेजेंट में आपका कैग कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रुकिए, सड़क चिन्ह का आकार किस प्रकार का होता है? तो भाई ये अष्टकोणीय होता है, ऑक्टागोनल होता है, इस प्रकार से होता है ना, मैंने आपको बताया था रेड कलर का। ठीक है, ये क्या होता है? अष्टकोणीय होता है, ये स्टॉप का साइन होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर बन जाएगा। ट्रायंगुलर मैंने आपको बताया चेतावनी वाले साइन होते हैं, और बाकी तो इसमें है नहीं कोई। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि इस ट्रैफिक साइन का मतलब क्या है। भाई देखो, ये आपका व्हीकल है ना, इसकी पूरी की पूरी लंबाई इन्होंने बता दी, तो लंबाई सीमा को बता रहा है कि इससे ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। 10 मीटर की लंबाई बताई है, तो जिस रोड पे ये आपको ट्रैफिक साइन देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना 10 मीटर से ज्यादा आपका व्हीकल है लंबा, तो आप इस रोड पे चलने के लिए एलिजिबल नहीं हो, नहीं जा सकते। लिमिट बता दी 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रेक फेड क्या होता है। ब्रेक फेड क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, यानी जब भी आपका ब्रेकिंग सिस्टम काम करना बंद कर दे, यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाए, तो यानी आप समझ सकते हैं उसी चीज को, उसी टर्म को ही हम क्या बोल देते हैं? ब्रेक फेड बोल देते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। CNG अधिक कुशलतापूर्वक तथा पूर्व रूप से जलती है। दूसरा है CNG वाहनों में सिलेंडर के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। दूसरा CNG को चोर चुरा नहीं सकते तथा इसमें पेट्रोल या डीजल की तरह मिलावट नहीं की जा सकती। अब यहां पे पूछा गया है, सही स्टेटमेंट नहीं है वो पूछी गई है। और फिर है CNG पेट्रोल या डीजल से सस्ती है। अब यहां पे स्टेटमेंट कौन सी सही नहीं है? तो ये सही नहीं है कि CNG वाहनों में सिलेंडर के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है, ये सही नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी सारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ये सही नहीं है कि कम जगह की आवश्यकता होती है। भाई पूरी की पूरी जो डिग्गी है ना वो घेर लेता है CNG का जो सिलेंडर है वो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक छोटा सा डब्बा रखना है गाड़ी के अंदर, पूरा का पूरा सिलेंडर रखना होता है, तो जगह काफी चाहिए होती है। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये एक सही स्टेटमेंट नहीं है। CNG की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर CNG लगाते हैं ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिववे रेखा सामान्यतः है खालिस्तान से चिन्हित रेखा है जो जंक्शनों पर खालिस्तान को चिन्हित मतलब की जाती है। गिव वे उल्टी त्रिभुज, उल्टी त्रिभुज की बात हो रही है। ये है एक मैंडेटरी रोड साइन, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस होता है। तो गिव वे जो रेखा है ना, सॉरी रेखा कह रहा हूं, जो साइन है वो सामान्यतः दोहरी बिंदु रेखा से चिन्हित रेखा है जो जंक्शनों पर तिरछी चिन्हित होती है। तिरछी मतलब वही डायगोनली जो है वो लगाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर वो बन जाएगा। नेक्स्ट है कि वाहनों में सस्पेंशन सिस्टम के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है सस्पेंशन स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर यानी शॉक अवशोषक तथा लिंकेज सिस्टम को दिया गया शब्द है जो एक यान को उसके पहियों से जोड़ता है। दूसरा है कि सस्पेंशन सिस्टम दोहरे उद्देश्य का पूरा करता है, दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है, यान की सड़क पर पकड़
तथा हैंडलिंग तथा सुरक्षा तथा ड्राइविंग सुविधा के लिए ब्रेक लगाने में योगदान देता है तथा यान में बैठे लोगों को सड़क के शोर, धक्कों या कंपन आदि से आरामदायक तथा उचित रूप से अलग रखता है। अब इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्यों बनेगा? पहली बात तो यहां पे पूछा गया है सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। भाई सस्पेंशन जो सिस्टम है वो सस्पेंशन स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर, लिंकेज सिस्टम के द्वारा दिया गया शब्द है जो एक यान को उसके पहियों से जोड़ता है। जैसे पहिए रोड के ऊपर चल रहे हैं, अब उस पर कोई भी झटका लगा तो सस्पेंशन स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर और लिंकेज हमें आराम जो दायक है वो सवारी करने के लिए काम में आते हैं, यानी हमें झटके लगने नहीं देते। मतलब अगर मान लो रोड के ऊपर कोई गड्ढा भी आया है, उसमें गाड़ी एकदम से चली गई तो टायरों यानी जो पहिए हैं उसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा सस्पेंशन सिस्टम होता है। अगर हमारे पहिए के ऊपर, गाड़ी के पहिए के ऊपर अगर कोई मतलब झटका लगा है तो हमारे तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं उसको एब्जॉर्ब कर लिया है किसने? शॉक एब्जॉर्बर ने। उसको कहीं ना कहीं उस पावर को कहीं ना कहीं ट्रांसमिट कर दिया है किसने? सस्पेंशन स्प्रिंग्स ने और बाकी लिंकेज ने। तो वो क्या करता है? वो कहीं ना कहीं पहियों के साथ में जुड़ा रहता है। तो इसमें गलत क्या है? पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी वही है कि ये जो सिस्टम है ना, ये गाड़ी के अंदर यानी यान में बैठे लोगों को सड़क का जो शोर है यानी धक्के हैं या कंपन है, झटके हैं, तो उससे आरामदायक जो है या उचित रूप से हमें रखता है। हमें कंफर्ट जोन में रखने का पूरा पूरा काम है वो सस्पेंशन सिस्टम करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल की जल शीतलन प्रणाली का आवश्यक तत्व है? जल शीतलन प्रणाली यानी वाटर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था ना पीछे। एयर कूलिंग जो सिस्टम होता है वो टू व्हीलर्स के अंदर जनरली यूज किया जाता है। बाइक के अंदर फिन्स लगे होते हैं, मैंने आपको बताया था, इंजन की बाहरी तरफ। लेकिन यहां पे वाटर कूलिंग सिस्टम से पूछा गया क्वेश्चन है कि वाटर कूलिंग सिस्टम का एक पार्ट है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? दोनों। भाई इंजन पर वाटर जैकेट भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये इंजन है तो वाटर जैकेट बाहर है, जो इस इंजन की गर्मी को, मतलब वाटर जैकेट तो एक तरीके से एरिया है, इसके अंदर जो कूलिंग या कूलिंग एलिमेंट डालते हैं ना, जिसको हम कूलेंट बोल देते हैं, पानी, वाटर, वो सारा का सारा डाला रहता है किसके अंदर? वाटर जैकेट के अंदर। तभी तो इसको वाटर जैकेट बोल रहे हैं। तो ये कूलिंग सिस्टम का पार्ट है और रेडिएटर कैप भी। तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है कि मोटर यान अधिनियम 1988 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए प्रशिक्षु लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास कम से कम हल्के मोटर यान चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कितनी साल पुराना ना हो। तो मैंने ये पीछे आपको बता ही दिया है, 1 साल पुराना अगर LMV का ड्राइविंग लाइसेंस होगा तभी आप HMV ड्राइविंग लाइसेंस हो बनवा। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और पूछा गया है, एक बार पढ़ लेता हूं भाई मैं दोबारा से, क्योंकि इसमें कमर्शियल व्हीकल, अच्छा ट्रांसपोर्ट व्हीकल आ गया ना। अच्छा इसमें भी दे रखा है क्या? कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ परिवहन यान, तो 1 साल ही आएगा। मैं सोचा कहीं कुछ और ना पूछ लिया गया हो। तो देखिए, अगर आपको परिवहन यान चलाने के लिए प्रशिक्षु लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक कि आपके पास LMV 1 साल पुराना ना हो, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप लर्नर लाइसेंस बनवाते हैं और लर्नर लाइसेंस की जो एक्सपायरी डेट होती है, जब से आपने बनवाया है तो 6 महीने तक की होती है। लेकिन आप परमानेंट DL के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये लर्निंग लाइसेंस 1 महीने पुराना हो जाए, तभी आप DL के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट DL। तो ऐसा तो है नहीं आपको डायरेक्टली HMV का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। आपको मिलेगा या तो मोटरसाइकिल विद गियर का, या मिलेगा आपको मोटरसाइकिल विदाउट गियर का, या फिर आपको मिलेगा LMV व्हीकल्स का। तो मान लो LMV तक का आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, तो अगर ये 1 साल पुराना जब तक नहीं होगा ना, तब तक आप HMV के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। HMV के लिए अप्लाई करोगे यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चलाने के लिए आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि ट्रांस लाइसेंस है। ट्रांस लाइसेंस जो है, अगर आप वो बनवाना चाहते हैं, जैसे आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा आता है ना ट्रांस, इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ही क्या है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब हैवी मोटर व्हीकल्स की कैटेगरी के अंदर आता है ये। तो वो तभी बनवा पाएंगे आप जब आपका LMV लाइसेंस 1 साल पुराना हो जाए। तो इसी वजह से इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन बन रहा था। ठीक है,
चलिए, नेक्स्ट है कि जब आप रात्रि में किसी कार को ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको क्या सुनिश्चित करना होगा। भाई रात का समय है और आप सामने वाले व्हीकल को ओवरटेक करना चाहते हैं, यहाँ से निकल करके जाना चाहते हैं, तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप ओवरटेक करने से पहले अपने हेडलैम्प है वो जलाएं। भाई आप इसको पहले से अवेयर भी तो करें कि भाई मैं आपको ओवरटेक करना चाह रहा हूं, तो हॉर्न का भी प्रयोग करें, साथ में आप हेडलैम्प का प्रयोग करें। हेडलैम्प फ्लैश करेंगे तो इसको पता चल जाएगा भाई कोई गाड़ी इधर से आ रही है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर वो बन जाएगा। नेक्स्ट, ट्रैफिक लाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लाइट धीमी गति से चलने तथा सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत देती है। भाई देखो, ट्रैफिक लाइट के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है लाइट जो धीमी गति से चलने तथा सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। तो ये होता है फ्लैशिंग एम्बर जो लाइट होती है वो, यानी ये फ्लैश कर रही है। फ्लैश करने का मतलब है जल रही है फिर बुझ रही है, जल रही है बुझ रही है, उसकी बात हो रही है ये, जिसको हम ब्लिंकिंग भी बोल देते हैं, फ्लैशिंग या ब्लिंकिंग। तो आपको क्या करना है, सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत देती है और गाड़ी की जो स्पीड है उसको कम करने का संकेत देती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि डैशबोर्ड में इनमें से कौन सा एक जो साइन है वो ब्रेक तापमान को दर्शाता है। देखिए, ब्रेक तापमान की जब भी वार्निंग आएगी तो इस प्रकार से आपको जो डैशबोर्ड के अंदर सिग्नल है वो देखने को मिलेगा। इस प्रकार का डैशबोर्ड के अंदर जो साइन है वो देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपके कितने क्वेश्चन थे, 45 क्वेश्चन थे जो आपके हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के ड्राइवर के अंदर पूछे गए थे। और अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी ड्राइवर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो सेशन था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। भाई देखो, डिपार्टमेंट्स अलग हो सकते हैं लेकिन पोस्ट तो आपके ड्राइवर की है, और ड्राइवर के पेपर के अंदर सिलेबस अगर व्हीकल मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है, रोड सेंस, लेन सेंस, है ना, ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक सिग्नल, हेड सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस वाले का जो सिग्नल है वो, उस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएं तो आप हर एक डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई ड्राइवर की जो वीडियोज हैं वो देख सकते हैं, या फिर ड्राइवर के जो पुराने पेपर हैं वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, बाकी अगर आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी की सारी चीजें पढ़नी है तो आप हमारा ड्राइवर ऑल इन वन पैक ज्वाइन कर सकते हैं। DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन जो आपका गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं dreducationofficial.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे भी आप लॉगिन करके और किसी भी कोर्स के अंदर अवेल हो सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट है ऑल इन वन, जो ड्राइवर वाला पार्ट है वो आपका बिल्कुल कवर है वो हो जाएगा उस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था आप सभी के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना आगे भी ऐसी ही ऑथेंटिक और बेस्ट वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच।